नमस्कार और स्वागत है आप सभी का अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रोफेसर पुष्पेश पथ के साथ इस श्रृंखला की इस नई कड़ी। इस श्रृंखला में हमारा प्रयास रहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की दुनिया में जो कुछ घट रहा है उसे आपको अवगत कराएं। साथ ही हम विश्लेषण की कोशिश करते हैं कि यह घटनाक्रम किस प्रकार हमारे राष्ट्रीय हित को प्रभावित करता है, हमारी विदेश नीति के नियोजन क्रियान्वयन पर इससे क्या फर्क पड़ सकता है, महाशक्तियों के संबंध, बड़ी शक्तियों के संबंध आपस में किस तरह बदल रहे हैं, कैसे शक्ति समीकरण प्रभावित हो रहे हैं, इस पर भी हम दृष्टिपात करते हैं। हमेशा हमारा नजरिया यह रहता है कि भारतीय दृष्टि से इस अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य का अवमूल्यन किया जा सके, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं के जो छात्र हैं वो अच्छी तरह समझ सकें कि सामान्य ज्ञान की दृष्टि से, समकालीन घटनाक्रम की दृष्टि से और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक विषय की दृष्टि से जिन्होंने इस विकल्प को लिया है वो अच्छी तरह इस घटनाक्रम को समझ सकें। जितनी बार हमारा संवाद आपके साथ होता है, हम एक पीडीएफ आपको सुलभ कराते हैं जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दी होती है और जिसमें जो वो सामग्री होती है, जो आंकड़े हो, घटनाक्रम हो, नाम हो, जब आप भाषण सुनते हैं, संवाद में हिस्सा ले रहे होते हैं, तब ये सारी चीजें आसानी से याद नहीं रहती हैं। हमारा आग्रह है कि आप बार बार इस पीडीएफ को दोहराएं और जो घटनाक्रम हमने विवेचन किया है जिसका, उसको टुकड़े टुकड़े में, अगर 3 घटनाओं का विवेचन किया है तो अलग अलग देखें और पिछले संवादों में जो कुछ चीजें उनसे जुड़ती घटती हो उन पर दृष्टिपात जरूर करें। इनको देखकर जो सवाल आपके मन में उठते हो पूछने से हिचकिचाए नहीं। इस बार जो सामग्री हम आपके लिए लाए हैं उनमें कई रोचक प्रश्न हैं। उनमें एक तो ज्वलंत समस्या जो हिंसा का विस्फोट अफ्रीका के एक बड़े देश सूडान में हुआ है उससे उस पर केंद्रित है। सूडान में लगभग गृह युद्ध की जैसी स्थिति प्रकट हो गई है और ऐसा संकट पैदा हो रहा है कि हिंसा का लावा फैल कर सरहद के पार दूसरे देशों में जा सकता है। इसका क्या प्रभाव इस महाद्वीप की राजनीति पर पड़ेगा, बाहरी शक्तियों की कितना हस्तक्षेप किस तरह का इस घटनाक्रम में होगा, क्या पुनः एक ऐसा गृह युद्ध वहां शुरू हो जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए एक विकट संकट पैदा कर सकता है। अब तक दुनिया का ध्यान रूस के यूक्रेन वाले आक्रमण पर, उनके सैनिक हस्तक्षेप पर ही केंद्रित था, या केंद्रित था चीन का जो आक्रामक प्रसार पूर्व एशिया में, दक्षिण हिंद महासागर में है। ये संकट लगता है उससे भी अधिक गंभीर हो सकता है या उसके साथ जुड़ भी सकता है कहीं ना कहीं। दूसरी बात यह है कि जो दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप है वहां लूला जो राष्ट्रपति हैं वो एक तरह की पेशकश कर रहे हैं, एक नव गुट निरपेक्ष आंदोलन को मंच पर प्रस्तुत करने की, जिसे अंग्रेजी में नियो नेम का नाम दिया जा रहा है। अब ये बात देखनी है कि वयोवृद्ध लूला एक लंबे अंतराल के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति फिर से बनकर आए हैं। काफी कड़ी लड़ाई उनकी बोल्सोनारो के साथ रही थी, मगर आने के साथ ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सक्रिय होंगे। उनकी वरिष्ठता निर्विवाद है। पुतिन के मंच पर आने के पहले, शी के मंच पर आने के पहले और नरेंद्र मोदी के भी मंच पर आने के पहले पहले वो एक बड़े नेता के रूप में माने जाते थे। ब्राजील एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्ति है जिसकी तकनीकी क्षमता बढ़ी है, जिसका बहुत बड़ा स्वामित्व अमेजोन के वर्षा वनों पर है, वहां खनिजों का अभाव नहीं है और उसकी ये आकांक्षा स्वाभाविक है कि वो अपने को कम से कम अपनी क्षेत्रीय महाशक्ति के रूप में प्रस्तावित करे। मगर आज ऐसा लगता है कि उनके मन में ये अपेक्षा भी है कि तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में वो ब्राजील की कोई सार्थक रचनात्मक भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर ला सके। हाल के एक दौरे में उन्होंने जब चीन पे घोषणा की कि चीन को मध्यस्थता करनी चाहिए सुलह की, ताकि रूस पर अपना प्रभाव इस्तेमाल कर यूक्रेन की युद्ध को शांत किया जा सके, वहां युद्ध विराम लाया जा सके। कई लोगों को लगा कि लूला का ऐसा करना पश्चिमी खेमे से विमुख होना था। अब ये बात दीगर है कि क्यों ये मानकर चले कि पश्चिमी खेमे में ही हमेशा ब्राजील रहेगा या कोई और ऐसा देश रहेगा जो अपने को निरपेक्ष समझता है। तो ये आज शीत युद्ध का दौर नहीं है और अमेरिका जैसी कई महाशक्ति को ये लगता है कि उसका वर्चस्व एक ध्रुवीय दुनिया की राजनीति पर है और सब उसकी बात ही मानेंगे। और वैसे भी अमेरिका का यह मानना रहा है कि जब से मनरो डॉक्ट्रिन का प्रतिपादन किया गया था, मनरो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था 19वीं सदी के पहले दशक में, कि ये जो पिछवाड़ा है, आंगन है अमेरिका का, वो उसकी बात ही मानेगा, उसकी चौधराहट में ही अपने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक कार्यक्रमों का संयोजन संबोधन करेगा। दूसरी बात इसके साथ फिर ये है कि जब हम देखते हैं कि
भारत मेजबानी कर रहा है इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन की भी। जबकि G20 का जो शिखर सम्मेलन है वो तो एक वर्ष की सदारत भारत की है, उसके बाद इसकी अध्यक्षता दूसरे देश ब्राजील के पास चली जाएगी। तो भारत जितनी भी अपनी साख बढ़ा सकता है तीसरी दुनिया में, मोदी ने बार बार ये कहा है कि वो चाहते हैं कि भारत आवाज बने वैश्विक दक्षिण की यानी ग्लोबल साउथ की जो विकासशील देश है, और कमोबेश वही राष्ट्रों का संगठन है जो अपने को गुटनिरपेक्ष भी मानता है। तो अफ्रीकी, एशियाई, लैटिन अमेरिकी देशों के नेतृत्व के लिए जो प्रयास मोदी कर रहे हैं उसका एक हिस्सा ये भी है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्थायी मंच है। तो यदि G20 के बाद भारत को अपनी आवाज बुलंद रखना है तो हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसे सक्रिय होना पड़ेगा, और G20 को सफल बनाने के लिए भी, वहां तक पहुंचने के लिए भी जो राजनीतिक गर्मा गर्मी बनाए रखनी है, बरकरार रखनी है, अपनी गति रफ्तार तेज रखनी है, राजनीतिक रफ्तार, उसके संदर्भ में भी SCO बड़ा महत्वपूर्ण है। किंतु यूक्रेन में रूस के सैनिक हस्तक्षेप के बाद जो SCO की भूमिका भारत के मन में थी वो काफी कुछ बदल चुकी है। भारत ये सोचता था कि इस मंच की सदस्यता से उसको लाभ होगा, रूस उसके पक्ष में चीन को समझाने बुझाने की कोशिश करेगा जब चीन अतिक्रमण उसकी सीमा का करेगा, और भारत पाकिस्तान पर भी चीन और रूस के दबाव से उसकी दुश्मनी की हरकतों पर अंकुश लगा सकेगा। ये दोनों स्थितियां यूक्रेन में युद्ध के बाद काफी बदल चुकी हैं। इन तीन विषयों पर हम अब निरंतर दृष्टिपात करेंगे, इनका विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे। तो फिर देरी किस बात की, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सूडान में हिंसा। सूडान भौगोलिक आकार के हिसाब से अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है और कई देशों के साथ इसकी सीमाओं का साझा होता है। दक्षिण पश्चिम में अफ्रीकी का मध्य अफ्रीकी गणराज्य सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पश्चिम में चाड, उत्तर में मिस्र यानी इजिप्ट, उत्तर पूर्व में इथियोपिया इरिट्रिया, दक्षिण पूर्व में इथियोपिया, उत्तर पूर्व में इरिट्रिया, उत्तर पश्चिम में लीबिया, दक्षिण में दक्षिण सूडान, और लाल सागर तक ये देश फैला हुआ है। पोर्ट ऑफ सूडान लाल सागर पर एक बहुत महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति पर स्थित है। यहाँ लगभग 30 वर्ष तक इस देश में उमर हसन अहमद अल बशीर ने शासन किया, जो 7वें राज प्रमुख थे सूडान की स्वाधीनता के बाद, और 1989 से 2019 तक एक निरंकुश तानाशाह के रूप में इन्होंने शासन किया। उनके अत्याचारी शासन से 2019 में एक तख्ता पलट के बाद सूडान ने छुटकारा पाया, और तब से देश को लगता था कि वहां जनतंत्र की स्थापना होगी, पर दुर्भाग्य से देश तब से अब तक राजनीतिक अस्थिरता से घिरा हुआ है। सूडान में तख्ता पलट के बाद 2019 में एक राष्ट्रीय सत्ता साझाकरण परिषद बनाई गई थी, जिसके प्रमुख जनरल अल बुरहान बन गए, जो सेना के अध्यक्ष थे, और उन्होंने इसे भंग कर दिया है, कहते हुए कि वो अगले 2 वर्षों में यानी 2023 में जनतांत्रिक चुनाव कराएंगे और जनतंत्र को बहाल कराएंगे। जब भी कोई फौजी तानाशाह ये वादा करता है उस पर भरोसा करना कठिन होता है, मगर तब भी सूडान की जनता को लगा कि शायद उनकी सेना अधिक देशभक्त सेना होगी, और ऐसा होगा। नागरिक शासन की बहाली के पहले वहां एक नहीं बल्कि 2 सेनाएं काम कर रही थी। एक सेना तो थी ये जनरल बुरहान जिसके नेता थे, और दूसरी सेना थी जिसको कहते हैं RSF रैपिड सपोर्ट फोर्स, जिसके नेता थे हेमीती, जो जनरल डोगाल थे, और उनका एक मिलिशिया था जो जिंजीवाद मिलिशिया कहलाता था, जिसको निर्मित किया था स्वयं बशीर ने दारफूर में भयंकर नरसंहार के लिए। और वहां जो नरसंहार उनके शासन के अंतिम 10 वर्षों में चला, वो भयंकर जिनोसाइड के रूप में उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। उसने एक मानवीय त्रासदी का रूप ले लिया था। दसियों लाख सूडानी बेघर हुए थे, अन्यत्र शरणार्थी बनने को विवश हुए थे, और इस कारण पड़ोसियों के साथ उनके संबंधों में तनाव रहता। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि सूडान के जिस हिस्से में दक्षिण पश्चिम में दारफूर स्थित है, वहीं तेल के संसाधन है, वहीं खनिज संपदा है, और वहां जो सरहद है वो बिल्कुल चलनी की तरह है। जो औपनिवेशिक काल में सरहद बनी थी वो कृत्रिम राजनीतिक सरहद थी, और उसने कबीलों को बांटा है, उसने नस्लों को बांटा है, और उसने प्राकृतिक संसाधनों को जो पुश्तैनी रूप से पारंपरिक रूप में साझे किए थे उनका बंटवारा किया है। अफ्रीका के इस क्षेत्र में जो कबायली समाज है वो पूर्व आधुनिक है,
और उसका जो संस्कार है वो बिल्कुल दूसरा है। कुछ लोग पशुपालक हैं, कुछ लोग कृषि करते हैं। कृषि करने वालों में और पशुपालकों के बीच एक अनवरत संघर्ष चलता है। ये सिर्फ सूडान में ही नहीं, दारफुर में ही नहीं, सारे पड़ोसी देशों में भी चलता है। और जब इस तरह की स्थिति होती है कि एक जगह के शरणार्थी मौसम बदलाव के कारण, सूखे का कारण कहीं दूसरी पड़ोस में पहुंचते हैं और उस जमीन पर कब्जा करते हैं जहां उस देश के कबायली नागरिक पहले से या कृषि कर रहे हैं या पशुपालक हैं, तो इन दो पेशेवर लोगों में संघर्ष होता है, कबीलों में संघर्ष होता है, नस्लवादी संघर्ष होता है, और कुछ कुछ संघर्ष की जड़ें कट्टरपंथी इस्लाम के कारण है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कारण है। इस सब के कारण सूडान का दुर्भाग्य यह है कि पिछले 30 वर्षों में वो हमेशा किसी न किसी बड़े संकट में घिरा रहा है। अब जो जिंजीवाद वाला मिलिशिया था, हमेदी जिसके जनरल थे, इन दोनों को एक दूसरे को संतुलित करने के लिए बशीर काम करते थे। मगर 2019 में इन दोनों ने ही बशीर को धोखा दिया और इन्होंने जो जनतांत्रिक आंदोलन थे उनको भरोसा दिया कि हम इस देश में जनतंत्र वापस लाएंगे, और दोनों एक हो गए। मगर ये इनका एका बहुत देर तक चला नहीं। लगभग 2 वर्ष भी नहीं बीते कि हम जनरल हमदान दगलो और जो बुरहान है, इन दोनों के बीच रस्साकशी शुरू हो गई। एक पक्ष ने खार्तूम के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया, तो दूसरे ने पड़ोस के दूसरे मुख्यालय पर, सैनिक मुख्यालय पर और हवाई अड्डे पर कब्जा कर लिया। सूडान में खूनी संघर्ष की जो जड़ें हैं उनके कारण हमने आपसे पहले कहा, जाति है, धार्मिक विवाद है और संसाधनों पर कब्जा करने की प्रतिस्पर्धा है। अब जो हमीदी जैसे लोग थे, जो जिनको जिंजीवाद मिलिशिया के रूप में पनपाया था बुरहान ने, उनका कब्जा उस हिस्से में है जहां तेल के संसाधन है, जहां खनिज का भंडार है। उन पर जब ये आरोप लगाया गया कि उन्होंने सोने की खानों पर कब्जा किया है, वहां से तस्करी कर रहे हैं मादक द्रव्यों की, हथियारों की, मानव देहों की पड़ोसी देशों में, तो उन्होंने बिल्कुल निसंकोच भाव से कहा कि मैं पहला आदमी तो नहीं हूँ जिसके पास सोने की खाने जिन पर कब्जा है। और दोनों ही पक्षों को एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि जनरल बुरहान और सेना का कब्जा खार्तूम राजधानी पे है। ये चीज हम अन्यत्र भी देख सकते हैं तीसरी दुनिया के देशों में। जब तक राजधानी निरापद रहती है तब तक दुनिया के अन्य राजनयिक और अन्य देशों की बड़ी शक्तियों को कोई चिंता नहीं होती कि उस देश के बाकी हिस्सों में क्या हो रहा है। यही देखने को आज हमें मिलता है नाइजीरिया में, इथियोपिया में, चाड में, माली में, बुर्किना फासो में, जहां इसी तरह की हिंसा बार बार भड़क रही है, युगांडा में, कि जब तक आपको लगता है कि राजधानी निरापद है, वहां हमारे राजनयिक सक्रिय हैं, हम अपना प्रभाव वहां के राजनेता पर बनाए रख सकते हैं, किसी न किसी तरह उस पर दबाव डाल सकते हैं, उसकी सुरक्षा हमारे ऊपर निर्भर करती है, उनको लगता नहीं कि बाकी देश में कितने व्यापक गृह युद्ध की उथल पुथल मच रही है। तो आधुनिक काल में उत्तर और दक्षिणी सूडान के दो हिस्सों के बीच जो गृह युद्ध हुए हैं उनमें 15 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं, और दारफुर के पश्चिमी क्षेत्र में जारी संघर्ष में 20 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं और 2 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई हुई है। दक्षिण सूडान बिल्कुल अलग है, जहां की आबादी 11 लाख से कुछ ज्यादा है। सूडान की आबादी 4.5 करोड़ के आसपास है। तो 11 करोड़ और जब इनको आप जोड़ दें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का, अफ्रीकी आबादी का, भले ही बहुत बड़े, सबसे बड़ा आबादी वाला देश ये नहीं होगा, मगर फिर भी 5वें 6ठे नंबर पर पहुंचेगा। तो सूडानी लोगों की एक जातीय एकता है, मगर वो जातीय एकता नस्ली एकता नहीं है। वो सूडान सूडान का राज्य हो, दक्षिणी सूडान हो, दारफुर वाला इलाका हो, यहाँ अनेक कबीले हैं, अनेक धर्मों के अनुयायी हैं, प्रकृति पूजक हैं, और यहाँ अलग अलग उनके जो संस्कार, पारंपरिक संस्कार और उनकी पारंपरिक स्वामी भक्ति है, उसको देखते हुए संघर्ष हमेशा कभी भी संभावित हो सकता है। 1956 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगभग 15 से अधिक सैनिक तख्ता पलट सूडान में हुए हैं और सैनिक तानाशाही बार बार आती रही है। सूडान में हाल की झड़पें 15 अप्रैल को शुरू हुई थी, जबकि इनकी सुगबुगाहट लगभग 2 महीनों से 3 महीनों से चल रही थी। अब तक 400 से 50 के लगभग लोग मारे गए हैं, कम से कम 413 तो प्रामाणिक आंकड़ा है, और 3500 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, और जो रैपिड सपोर्ट फोर्स द्वारा हमलों की शुरुआत से हुई थी, खार्तूम के हवाई अड्डे पर और तोपखाने पर भारी गोलीबारी की सूचना मिलती रही है। अब्दुल अल फुरहान ने सूडान के सशस्त्र बलों और हमदान के नेतृत्व वाले आरिफ समूह के साथ जो झड़पें हुई हैं उनको बागी सैनिक कहा है। एक इसका बुनियादी संघर्ष का हिस्सा ये है
कि जब से सूडान ने छुटकारा पाया बशीर से, तब से ये बहस चली आ रही है कि रैपिड सपोर्ट फोर्स के लोगों को सेना में शामिल किया जाए कि न किया जाए, उनकी पदोन्नति कैसे होगी, उनको किसके हिस्से में कब्जा रखा जाएगा। और अब तक जो मिलिशिया था उसका संसार किसी अनुशासित सेना का सा नहीं है। वो भाड़े के टट्टू जिस तरह के होते हैं उनकी तरह अपने सैनिकों को भेजती रही है यमन के गृह युद्ध में भाग लेने के लिए, लीबिया के गृह युद्ध में जनरल हफ्तार की सहायता के लिए, या भेजती रही है सऊदी अरब के सामरिक संवेदनशील ठिकानों की हिफाजत के लिए। तो ये कहीं ना कहीं सूडान के जो नागरिक हैं वो एक तरह से अपने करो या मरो वाली स्थिति में है। घर में भुखमरी है, अकाल है, गृह युद्ध है, मौसम बदलाव के कारण पैदा संकट है प्राकृतिक, और इस सब से बचने के लिए जब वो जाते हैं पेशेवर भाड़े के टट्टू बनकर, तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्वामी भक्ति है वो अपने देश के प्रति देशभक्ति के रूप में हमेशा अनुवादित नहीं होती है। एक सशस्त्र संघर्ष जो चल रहा है सूडान में, अगर आप इस नक्शे पर नजर डालें तो कई चीजें आपके लिए स्पष्ट होंगी। ये पोर्ट सूडान है जो लाल सागर के मुहाने पर है। ये आप देखेंगे कि जो बुनते हैं ये सामरिक महत्व के नगर हैं, मगर ये अन्य देश हैं जिनके साथ उत्तर की तरफ पश्चिम की तरफ सीधी स्पष्ट रेखाओं से औपनिवेशिक शासनकाल में सीमा बांटी गई है, नीचे जिगजैग टेढ़ी तिरछी बटी हुई है। मगर सेना ये नक्शे पर जो सरहद दिखाई दे रही है ये बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही है, मगर वास्तव में जमीनी हकीकत ये है कि इसमें चलनी की तरह छेद है और इस पर किसी भी प्रकार का बंधन अवरोध नहीं है। ये तनाव निरंतर बढ़ने इसलिए लगा है कि मिलिशिया ने सूडान भर में नए सैनिकों की भर्ती शुरू कर दी है। आरएसएफ एक अर्ध सैनिक संगठन है। हमने कहा जिंजीबाद मिलिशिया के रूप में इसके का जन्म हुआ था, किंतु आज ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है वहां की राष्ट्रीय सेना के लिए। अब ये कहना बड़ा गलत है कि जो राष्ट्रीय सेना अपने को कहती है वो भी बहुत अनुशासित सैनिक बल है, या उसकी स्वामी भक्ति भी जनरल बुरहान के साथ है। ये अफ्रीकी देशों के गृह युद्ध जैसी स्थिति में हमें अक्सर देखने को मिलता है कि वो बहुत अवसरवादी तरीके से सेना नायक दल बदल कर लेते हैं, मझले लेवल के अफसर तख्ता पलट की तैयारी करते हैं। और इस क्षेत्र के अन्य देशों ने आधिकारिक तौर पर हिंसा को रोकने का आह्वान किया है, लेकिन लोगों को लगता है कि मिस्र जहां मुस्लिम बिरादरी असरदार है वो अल बुरहान का समर्थन करती है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात जो मुस्लिम बिरादरी का विरोध करता है वो हेमदती का समर्थन करता है, और जो हेमदती वाला मिलिशिया है वो जनरल हफ्तार के साथ जुड़ा हुआ है लीबिया में, जहां लीबिया के दक्षिणी हिस्से में उनका कब्जा है, और वो भी मुस्लिम बिरादरी का विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं कट्टरपंथी मुस्लिम तत्व इसमें शामिल है। सूडान में हिंसा के बाहर फैलने का संकट बहुत बड़ा माना जाता है। ये कहा जा सकता है कि अन्य देश इसमें कभी भी घिर सकते हैं क्योंकि बाहरी लोगों का हस्तक्षेप इसमें ये है। अब यदि आप देखेंगे तो बड़ा दोहरा मानदंड है। अमेरिका क्या खुद बाहरी देश नहीं है? क्या फ्रांस खुद बाहरी देश नहीं है? क्या अमेरिका के इशारों पर काम करने वाला संयुक्त राष्ट्र जो अपना शांति रक्षक दस्ता तैनात करता है वो बाहरी नहीं है? या क्या आईएमएफ जो अमेरिका के दान पर, अमेरिका के अंशदान पर निर्भर है, जो सहायता देने की शर्तें करता है, क्या वो बाहरी तत्व तो नहीं है? क्या यूरोपीय समुदाय के देश जो कभी औपनिवेशिक स्वामी रहे थे अफ्रीका के अनेक देशों के, वो बाहरी तत्व तो नहीं है? जब रूस का यहाँ हस्तक्षेप होता है, जब चीन का यहाँ प्रवेश होता है, तब तत्काल पश्चिमी देश ये आवाज बुलंद करते हैं कि बाहरी देशों का यहाँ हस्तक्षेप हो रहा है। और जब वागनर के भाड़े के टट्टू यहाँ लड़ाई लड़ते हैं तो वो बाहरी हस्तक्षेप लगता है। मगर जब फ्रांस का फॉरेन लीजन यहाँ काम कर रहा होता है तब किसी को नहीं लगता है कि बाहरी तत्व यहाँ काम कर रहे हैं। तो हमारी दृष्टि से जब हम बाहरी तत्वों की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि कितने दोहरे मानदंड हैं। अमेरिका ने जब हस्तक्षेप किया सीरिया में, इराक में, लीबिया में, और यदि आप देखें तो अफगानिस्तान में, तो वो सारे बाहरी देश के ही हस्तक्षेप थे। अमेरिका अपने को एक वैश्विक पुलिसमैन समझता है, थानेदार समझता है, जो बात कभी जनरल द गॉल फ्रांस के कहते थे। मगर आज अमेरिका की स्थिति ये है कि भले ही वो एक ध्रुवी विश्व में अपना वर्चस्व समझता हो, उसका यह वर्चस्व स्वीकार करने को और देश तैयार नहीं है। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि यदि भारत एक मूक दर्शक रहता है तो शायद हमारी विदेश नीति बहुत आगे नहीं बढ़ सकती है। हमारे जो बहुत तेज तर्रार विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारतीय नागरिकों को, भारतीय राजनयिकों को सूडान से निकालने का प्रबंध तत्काल किया है। भारत की इसमें विशेषज्ञता है, ऐसा पहले कई बार अन्य संकटग्रस्त देशों में कर चुके हैं। पोर्ट सूडान में भारत का एक जंगी जहाज तैनात कर दिया गया है। मगर क्या वहां से फंसे भारतीयों को निकालना ही
हमारे राष्ट्रीय हित की रक्षा कर सकता है? क्या हमारा इससे अधिक कोई योगदान वहां गृह युद्ध को शांत करने में नहीं हो सकता है? क्या हमारे जो हित अन्यत्र अफ्रीका में है और देशों में जहां हिंसा के फैलने से उन्हें नुकसान हो सकता है, चाहे वो नाइजीरिया हो, चाहे वो कोई और देश अफ्रीका का हो, पूर्वी अफ्रीका के तटवर्ती देश हो, उगांडा आदि हो, तो क्या हम अपने को वहां निरापद समझ सकते हैं? ये बात हमें दीर्घकालीन दृष्टि से सोचनी होगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है लूला का ब्राजील और न्यू एनए यानी नव गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब ये बात बिल्कुल ठीक है कि रूस पर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण की शुरुआत के बाद से जो जितने तथाकथित पुराने गुटनिरपेक्ष खेमे के देश थे, भारत, इंडोनेशिया, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मेक्सिको, और उनके अलावा जो नहीं भी थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात सहित अनेक देशों ने अपने आर्थिक हितों को देखते हुए एक तटस्थ भूमिका निभाने का फैसला किया और अमेरिका के निर्देश पर काम करने से साफ इनकार कर दिया। न उन्होंने रूस का पक्ष लिया, न उन्होंने अमेरिका का पक्ष लिया, और एक तरह का राजनयिक संतुलन बनाने का प्रयास किया। हालांकि शीत युद्ध के दौर के साथ इसकी तुलना आज नहीं की जा सकती। आज सारे देश एक नए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में उभर कर नहीं आए। वो सब अपने अपने हितों को ध्यान में रखते हुए एक तटस्थता की, कम से कम फिलहाल तटस्थ रहने की नीति का आचरण करते रहे हैं। मगर जैसे जैसे रण क्षेत्र में स्थिति बदल रही है, उन्हें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि एक न एक का पक्ष उन्हें लेना पड़ेगा। कई राज्यों ने चीन से अलग होने की जो अमेरिका की आह्वान था, उनकी बोली थी, उनकी घोषणा थी, उसमें रुख नहीं दिखलाया है। हालांकि कुछ राज्यों ने दोनों के बजाय अपनी गुटनिरपेक्षता को, अपनी स्वायत्त सामरिक स्वाधीनता को ही घोषित किया है। बहुध्रुवीय संदर्भ में गुटनिरपेक्षता या अधिक से अधिक इसका जो फैशनेबल नामकरण आजकल हो रहा है, नियो नैम अर्थात नव गुटनिरपेक्ष आंदोलन, उसको देखते हुए वैश्विक ध्रुवीकरण को ये लोग बहुध्रुवी विश्व चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि विश्व में फिर विश्व दो खेमों में बटे, एक पूंजीवादी पश्चिमी खेमा, यूरोपीय समुदाय वाला खेमा, और दूसरा, उसे आज समाजवादी खेमा कहें न कहें, वो उन्हें आप गैर जनतांत्रिक, गैर पश्चिमी खेमा कह सकते हैं, जिसमें रूस, चीन, ईरान शामिल है। मगर ये कहना बड़ा कठिन है कि ये नव नाम लगा देने से ये नेम बन जाता है, क्योंकि मॉस्को और वॉशिंगटन के करीब या उस पर उनके साथ रहना या न रहना आज किसी के लिए एक स्पष्ट चुनाव नहीं है। यदि आप देखें तो भारत पिछले दशकों में बहुत करीब आया है अमेरिका के, और थोड़ा भारत की दूरी अनिवार्यतः अमेरिका के करीब आने से रूस से थोड़ा उसका अलगाव हुआ है। रूस जिस तरह निर्भर हुआ है चीन पर अपने तेल के निर्यात के लिए, चीन पर उसकी निर्भरता बढ़ी है, चीन के समर्थन की उसे जरूरत है सैनिक साथ सामान के लिए, उसको देखते हुए भारत के लिए सोचना कठिन है कि वो हर हालत में रूस के साथ या रूस पर भरोसा कर सकता है। मगर रूस की निर्भरता भले ही चीन पर बड़ी हो, मगर आज भी भारत चीन से बड़े पैमाने, रूस से बड़े पैमाने पर सैनिक साथ सामान का आयात करता है। तेल का आयात चीन के, रूस और चीन पर लगाए गए प्रतिबंधों के बाद भी भारत ने प्रकारांतर से जारी रखा है। हमारे विदेश मंत्री ने स्पष्टता ये कहा है कि ऐसे दोहरे मानदंड नहीं हो सकते कि अमेरिका तो स्वयं रूस के साथ तेल का व्यापार करता रहे या सऊदी अरब करता रहे, उसका जो पक्षधर है, और चीन के साथ वाणिज्य युद्ध की घोषणा के बाद भी अमेरिका ये कह के उससे अलग नहीं हो सकते हैं और दूसरों से उम्मीद करे कि वो बैर और लड़ाई रूस और चीन के साथ जारी रखे। अमेरिका के प्रभाव के कारण भारत ने थोड़ा नुकसान उठाया है ईरान से तेल आयात के मामले में, मगर यदि भारत आज अपने सभी विकल्पों का इस्तेमाल करता है और नव नैम के नाम पर ही सही, ब्राजील ने जो ये नया मंच प्रस्तुत किया है, उसके आधार पर यदि ईरान से भी तेल का आयात करता है, रूस से भी तेल का आयात करता है, तो कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमीरात और सऊदी अरब को भी गंभीरता से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस तेल के आयात निर्यात का जो असली असर है वो उन देशों पर भी पड़ेगा। अमेरिका ये आश्वासन देता है कि वो तेल की आपूर्ति भारत की पूरी करेगा, पर क्या भारत अपने को पूरी तरह अमेरिका के खेमे में रखकर उस पर निर्भर रखना चाहता है? तो भारत के लिए ये नव नाम का उदय होना एक नई चुनौती है। चीन और रूस मिलकर एक नया व्यापारिक मंच बना रहे हैं, एक नया वित्तीय मंच बना रहे हैं, और अधिकांश जो देश तीसरी दुनिया के हैं वो इसके साथ जुड़ने के लिए उत्साहित नजर आ रहे हैं। भारत ने भी कोशिश की है कि रुपयों में विदेशी व्यापार का विनिमय हो सके, और भारत इसीलिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को महत्व देता रहा है कि कम से कम चीन, रूस और मध्य एशियाई गणराज्यों के साथ उसके संबंध बने रहे। मगर
यदि इसका नेतृत्व ब्राजील के हाथ में जाता है तो भारत के लिए कितनी संभावना इसमें अपनी जगह बनाने की रहेगी, यह सोचने लायक है। एक दशक के अंतराल के बाद जब राष्ट्रपति लूला लौटे हैं तो वो वरिष्ठतम नेताओं में एक है। वो उस समय अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वरिष्ठ थे जब पुतिन वहां उपस्थित नहीं थे, शी वहां उपस्थित नहीं थे, नरेंद्र मोदी वहां उपस्थित नहीं थे, और अमेरिकी राष्ट्रपति तो एक दो इस बीच गुजर चुके हैं, और बोरिस जॉनसन जैसे प्रधानमंत्री भी जाने कहाँ मिला गए हैं। वो आज जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच में सक्रिय हैं उनकी तुलना में लूला कहीं अधिक अनुभवी हैं। वो एक नए विश्व युद्ध को स्वीकार नहीं करते हैं, वो सभी के साथ स्वायत्त संबंध स्थापित करना चाहते हैं। और उन्होंने सत्ता ग्रहण करने के तत्काल बाद जब कांटे की लड़ाई जीती थी बोल्सोनारो के साथ, तो उन्होंने वेनेजुएला में प्रतिनिधिमंडल भेजा है, जिसके साथ वेनेजुएला के साथ अमेरिका की रस्साकशी और दुश्मनी काफी समय से चलती रही है। निकारागुआ में मानवाधिकारों के हनन को लेकर जो कटघरे पर खड़ा किया जा रहा था संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव, उसकी उन्होंने निंदा की है। ईरानी युद्धपोतों को रियो दे जनेरो से डॉक करने की अनुमति दी गई है, और रूस के साथ युद्ध में यूक्रेन को हथियार भेजने से साफ इनकार कर दिया है। इसके अलावा जब इस परिवेश में वो ये पेशकश करते हैं कि चीन को मध्यस्थता करनी चाहिए यूक्रेन में शांति की स्थापना के लिए, तो पश्चिम का चिंतातुर होना बिल्कुल स्वाभाविक है। ब्राजील लियो नैम का नेतृत्व कर रहा है, ये लगभग स्पष्ट नजर आने लगा है। इसका स्वागत चीन और रूस ने किया है। रूस और चीन के साथ पश्चिम के तनाव तीखे हैं। भारत के संबंध बहुत प्रतिकूल चीन के साथ हैं, मगर ब्राजील ऐसा नहीं कि अमेरिका का दुश्मन है। अमेरिका में ब्राजील के सोयाबीन के लिए रूस से उर्वरक आते हैं, उसका व्यापार चीन के साथ निरंतर बढ़ा है। ब्राजील के मुख्य व्यापारिक भागीदार के रूप में बोल्सोनारो के कार्यकाल में ही अमेरिका को पीछे छोड़ चीन आगे आ चुका था। चीन ने लगभग 66.1 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश का वादा ब्राजील में किया है। ब्राजील बोल्सोनारो के राष्ट्रपति काल की तुलना में औसत अमेजन वनों की कटान में जो वृद्धि हुई थी उसको घटाने के लिए वचनबद्ध है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए सक्रिय जो एक कार्यकर्ता थे उनको अपना दूत बनाया है मौसम बदलाव के राजनीति के लिए। और लूला ने स्पष्ट कहा है कि चीन के साथ अपने देश के संबंधों को वो प्राथमिकता देते हैं। तो अब सवाल हमारे लिए जो बचता है वो ये है कि फिर ब्रिक्स का क्या होता है। भारत पहले तीसरी दुनिया के प्रमुख मंचों में ब्रिक्स को मानता था, यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका भ्रष्टाचार के आरोपों में ग्रस्त है, कानून व्यवस्था की चुनौतियों से जूझ रहा है, और ब्राजील ने अपनी स्वायत्त स्वाधीनता और सामरिक नीति स्पष्ट कर दी है जो चीन और रूस के पक्ष में है। भारत के लिए इस स्थिति में क्या बचता है? क्या ब्रिक्स की कोई संभावना बचती है? और शायद इसीलिए बहुत दूरदर्शिता के साथ भारतीय प्रधानमंत्री ने G20 का कायाकल्प करने की सोची है, जो विकल्प हो सकता है आने वाले वर्षों में सुरक्षा परिषद का भी, विकल्प हो सकता है शिथिल पड़े ब्रिक्स का भी, और शायद एससीओ की जो संभावनाएं समाप्त हो रही हैं उसको भी, उसकी भरपाई भी शायद यहां हो सकती है। हाँ, ब्राजील के लियो एन के नेतृत्व के दावे को आसानी से नकारा नहीं जा सकता। ब्राजील दुनिया का 5वें सबसे बड़े आकार का देश है, लगभग आधे हिस्से पर दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप के फैला है। 85 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। खनिजों का बड़ा भंडार है, हीरे, मैंगनीज, क्रोमियम, तांबा, बॉक्साइट आदि। टेक्नोलॉजी की दृष्टि से बड़ा परिष्कृत है, वो स्पेस का अनुसंधान हो या वैक्सीन का निर्माण हो। और इसीलिए जब एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी लूला करने की पेशकश करते हैं तो हमें गंभीरता से देखना चाहिए कि दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में यदि ब्राजील प्रमुख शक्ति, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरता है तो उसका क्या प्रभाव भारत की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं पर तीसरी दुनिया के नेतृत्व के लिए पड़ सकता है। हमारा रुझान आज उस तरह का समाजवादी नहीं है जिस तरह का इंदिरा गांधी के शासनकाल में था, जब क्यूबा हो या अर्जेंटीना हो या कोई और देश जहां समाजवादी सरकार हो जिसके साथ हमारा स्वाभाविक भाईचारा था। अब हम पहुंचते हैं तीसरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो भारत और एससीओ की मेजबानी। एससीओ यानी शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन किया गया था रूस द्वारा उन मध्य एशियाई गणराज्यों को अपने साथ रखने के लिए जो सोवियत संघ के विघटन और विलय के बाद उससे अलग हुए थे। मगर रूस का प्रयास ये था कि वो उसकी कक्षा में ही उपग्रहों की तरह रहें और भले उपनिवेश न माने जाए मगर
अपनी संप्रभुता को उसकी रजामंदी से ही उसका उपयोग करें। भारत को ऐसा लगता था कि चूंकि अधिकांश देश, इस लगभग सभी देश भूमिबद्ध लैंडलॉक देश हैं, इन तक पहुंचने का मार्ग रूस के जरिए ही है, तो रूस के साथ संबंधों को इसमें अगर भारत भी भागीदारी करेगा तो उसे मदद मिलेगी। और ये सारे देश जो हैं ये बहुत चीन के करीब हैं, और यहाँ भी एक वो समस्या है कि यदि चीन घुसपैठ यहाँ करता है तो भारत के हितों के प्रतिकूल हो सकता है। वो खनिज संसाधन हो, गैस आदि हो, या एक तरह का सामरिक दबाव हो भारत के ऊपर, एक तरह की घेराबंदी। तो भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को बहुत महत्वपूर्ण समझता रहा है। मगर जब से इस भारत की ये अपेक्षा भी रही थी कि रूस और चीन शायद पाकिस्तान पर अंकुश लगा पाएंगे, पाकिस्तान की दुश्मनी कुछ कम होगी, मगर बदली परिस्थितियों में, बदली भू राजनीतिक स्थिति में, यूक्रेन में रूसी हस्तक्षेप के बाद ये घटनाक्रम आमूलचूल बदल चुका है। चीन की घुसपैठ पाकिस्तान में बहुत गहरी हो चुकी है। पाकिस्तान चीन का आश्रित राज्य बन चुका है, वो एक असफल राज्य है। वहां की राजनीति में ऐसी कोई संभावना नहीं कि कोई भी उसका हितैषी उसको समझा सके। इसके अलावा रूस और चीन के जो आपसी संबंधों में करीबी आई है, घनिष्ठता बढ़ी है, आत्मीयता बढ़ी है, रूस आज एक कनिष्ठ भागीदार है इस गठबंधन का। तो क्या ऐसे में उम्मीद की जाएगी कि रूस भारत की सहायता के लिए उसी तरह आ सकता है जिस तरह 1971 में आया था अमेरिकी ध्वंस धमकी का सामना करने के लिए? ऐसा सोचने वाला नादानी होगा। भारत स्वयं भले ही रूस से बड़े पैमाने पर सैनिक साथ सामान खरीदता है, रूस से तेल का आयात कर रहा है, निकट भविष्य में हो सकता है ईरान से भी करे, मगर कुल मिलाकर चीन के साथ जो हमारी मुठभेड़ के तेवर हैं वो यथावत है। 23 अप्रैल को भारत और चीन ने दिसंबर 2022 से अंतरिम दौर की वार्ता के बाद जो रुकाव आया था, जो लोकल कमांडर्स हैं, स्थानीय सैनिक नायक, सेना नायक हैं, उनकी वार्ताएं फिर से शुरू हुई। 18 ऐसे वार्ताओं के दौर हो चुके हैं, और इन वार्ताओं से कोई बहुत प्रगति हुई हो ऐसा नहीं लगता है। जिच की स्थिति बनी रहती है, कहने को कुछ तनाव शैथिल्य होता है, मगर चीन फिर मुकर जाता है, चीन कोई नई चीज निज पर दे आता है, और फिर ये वार्ता राजनयिक नैतिक स्तर पर एक चली जाती है, और एक समानांतर वार्ताएं चलती रहती हैं वरिष्ठ विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की, और स्थानीय सेना नायकों की। तो ये एक तरह की मुरा कुश्ती राजनयिक चलती रही है। इससे लगता नहीं कि एससीओ की मेजबानी पर कोई खास फर्क पड़ेगा। मई 2020 में गतिरोध शुरू होने के कारण दोनों देशों की सेनाएं पांगोंग त्सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से उत्तर और दक्षिण किनारों से विस्थापित हो गई है। मगर देपसंग मैदान और दमचौक में तनाव आज भी बना हुआ है। कई जगह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों ने सैनिकों की संख्या कम की है, पर अभी भी सैनिक टुकड़ियां भारी सैनिक उपकरणों के साथ ठीक आगे के क्षेत्रों में, अग्रिम क्षेत्रों में तैनात है। भारत ने के लिए डीस्केलेशन महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त सैनिकों के उपकरण पहले की स्थिति की वापसी में भारत जोर देता है। चीन इस तरफ कोई रुझान नहीं दिखाता, और जो उसकी मौजूदा स्थिति है, होल्डिंग पोजीशन, उसको ही नई यथास्थिति के रूप में स्वीकार करना चाहता है। चीन अक्सर पासा पलट देता है और कहता है कि मैं तो अपनी जमीन पर ही हूं, मैंने तो कहीं अतिक्रमण किया ही नहीं, मैं पीछे क्यों हटूं। तो भारत हमेशा कुछ स्वीकार करने, कुछ स्पष्ट रखने, और फिर बाद से मुकरने की बात का सामना करता रहा है। इसलिए ऐसा सोचना गलत होगा, नादानी होगी, बचपना होगा कि शंघाई सहयोग संगठन की छत्रछाया में आयोजित चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवा, महामारी प्रतिक्रिया आदि जो वार्ताएं चल रही हैं उनका कोई ठोस परिणाम निकलेगा। ये वार्ताएं हो चुकी हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर, अब हो रही हैं रक्षा मंत्रियों के, विदेश मंत्रियों के स्तर पर, और इसकी निकट बात भी होंगी विदेश मंत्रियों के स्तर पर। फिर आप पूछ सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। यदि इसमें बहुत संभावना रचनात्मक आगे बढ़ने की नहीं है तो भारत क्यों ऐसा कर रहा है? भारत के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं है। G20 के शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए ये जरूरी है कि रूस और चीन शिखर सम्मेलन में शिरकत सोत्साह करें, और ये पाकिस्तान के गतिरोध पैदा करने के बावजूद होना चाहिए। तो पाकिस्तान के गतिरोध को नाकाम करने के लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जरिए भारतीय राजनीति सक्रिय है, क्योंकि पाकिस्तान के निकटतम संबंध चीन से हैं। रूस के करीब जाने की कोशिश है। रूस और चीन एक दूसरे के साथ हैं। जो मध्य एशियाई गणराज्य हैं वो चीन के करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, और रूस ने उनके लिए एक दूसरा मंच शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अलावा तैयार किया है। वहां जो तख्ता पलट कजाकिस्तान में हुई थी उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश रूस ने की थी, मगर रूस तत्काल पीछे हट गया। मगर ये संकेत था कि रूस आज भी
इतना पंगु नहीं है कि यहाँ हस्तक्षेप न कर सके। ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सक्रिय है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। भुट्टो जरदारी ने, बिलवाल ने ये संकेत दिया है कि वो भारत आएंगे, विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में एससीओ के भाग लेंगे। ये पहली बार 12 वर्षों में कोई भारत में आने वाला पाकिस्तानी विदेश मंत्री होगा। मगर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अभी तक ये रजामंदी नहीं जाहिर की है कि जो एससीओ के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन होगा उसमें वो हिस्सा लेंगे, जिसकी अध्यक्षता भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और वो सेना के उन गतिविधियों पर केंद्रित होगा वार्तालाप कि सेना कैसे मानवीय राहत पहुंचा सकती है महामारी, प्राकृतिक आपदा से लड़ने में, या उसकी जो विशेषज्ञता है उसका क्या लाभ नागरिक उठा सकते हैं। मगर ये सारी बातें वो हैं जिन पर आम सहमति तो होती है, पर द्विपक्षीय सहमति तब तक असंभव है जब तक पाकिस्तान इसके बारे में रजामंद न हो। और पाकिस्तान की मुख्य आपत्ति जो है वो समानांतर राजनीति चाहता है कि G20 की कोई बैठक कश्मीर में क्यों बुलाई जा रही है, क्योंकि उस पूरे क्षेत्र को विवादास्पद मानता है। अर्थात संक्षेप में एससीओ की संभावनाएं सीमित हैं। रूस और चीन के रक्षा मंत्री की बैठक भारत में 27-28 अप्रैल को होने वाली इन बैठकों को प्रभावित करेगी। चीनी रक्षा मंत्री डी शानपू और रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने पुष्टि की है कि वो शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेंगे। इससे ये आशा जगती है कि वो G20 शिखर सम्मेलन में निश्चित आएंगे। उसकी जमीन तैयार करने में भारत को सहायता मिलेगी और आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा और अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति संबंधित मुद्दे इस राजनयिक वार्तालाप का विषय होंगे। मगर ध्यान रहे कि अफगानिस्तान हो, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद हो, इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच सहकार की गुंजाइश लगभग नगण्य है। भारत के हस्तक्षेप की, राजनीतिक हस्तक्षेप की अफगान स्थिति में भी बहुत कठिन स्थिति है। जबकि भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को आमंत्रण दिया है, उन्होंने अब तक इस आमंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। ये मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की हैं। तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। इन मुद्दों के बारे में आप सोच विचार करें, और यदि आपके मन में कोई सवाल उठे तो पूछने से हिचकिचाएं नहीं। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।